स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग रिएक्शन में एक चीज़ होता है जिसका नाम है सॉल्वेंट। उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग अटैकिंग पार्टिकल्स में, जो रिएक्शन में एक अटैकिंग पार्टिकल्स भी होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल और एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसमें से पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अटैकिंग पार्टिकल्स में न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अभी सिंबल पे बाद में आते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है न्यूक्लियस प्लस फाइल। इसमें दो वर्ड है, एक न्यूक्लियस है और एक फाइल है। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। सबको पता है कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। अब फाइल का मतलब होता है लविंग। तो दोनों को मिला दो तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, ऐसा स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज से लव करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहता है। तो ईमानदारी से बताइए, जब ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो ये खुद क्या होगा, खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और एक ऐसा स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो खुद ये जो जा रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादती होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है और खुद इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब देखो सिंबल क्या लिखना है, NU। और इलेक्ट्रॉन होने का मतलब या तो लोन पेयर हो, मतलब फालतू के इलेक्ट्रॉन पड़े हों, या उस पर निगेटिव चार्ज हो। अगर हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे तब भी तुम समझ जाना वो लोन पेयर जरूर वहाँ पे होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस फाइल, ऐसा स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज के पास जाए, पॉजिटिव चार्ज से इसका अफेक्शन हो। और खुद क्या हो, तो खुद देखो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, खुद इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, मतलब लोन पेयर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो पॉजिटिव के पास जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा जी, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास, जिसके पास वो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ब्रॉडली न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। एक तो बात तय है कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। तो अब उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कितने कैटेगरी में डिवाइड होगा। तो पहला, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ऐसा स्पेसीज जिस पे निगेटिव चार्ज मौजूद हैं, तो तुम समझना वो न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, पॉजिटिव के पास तुरंत चला जाएगा। तो एग्जांपल्स देखो, Cl-, यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज है। सबको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक 7, और एक माइनस यहाँ पर, निगेटिव का मतलब एक माइनस आ गया है। तो एक माइनस यहाँ पर दिखाने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज आया तो क्या यहाँ पे लोन पेयर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक लोन पेयर बढ़ गया। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और आसानी से ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, किसको, पॉजिटिव चार्ज वाले को। तो न्यूक्लियोफाइल इसी को बोलते हैं जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन दे, किसको दे, पॉजिटिव चार्ज को, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, ये देखो Br-, I-, सबको पता है कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ है देखना 3, लेकिन फ्लोरीन नहीं लिखा है। तो फ्लोरीन पर भी निगेटिव ऐसे होगा, लेकिन दरअसल फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है। तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नहीं देना, इलेक्ट्रॉन नहीं देना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। देखो डोनर यहाँ पर लिखा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, डोनेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होते हैं हैलोजन फैमिली में से, सिर्फ यही आपका 3 होगा। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखो, OH माइनस जहाँ निगेटिव होगा समझ लेना कि वो न्यूक्लियोफाइल है। वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? निगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव होने से फ़ायदा क्या है? निगेटिव होने से फ़ायदा ये है कि उस पर एक लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी तो दे देगा पॉजिटिव वाले को, ठीक है। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव के पास आसानी से चला जाएगा। तो ये सब आपका निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, OR माइनस का मतलब क्या होता है? OCH3। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, तो CH3, और ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव दिखा रहा था पहले ऑक्सीजन के, देख लो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से एक बॉन्ड बना दिया, बचा 5, तो यहाँ पर 2 दिखा दो, और 2 यहाँ पर 4, और एक यहाँ पर 5। एक निगेटिव का मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, और यहाँ पर निगेटिव दिखा लो, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एक आ गया, तो एक लोन पेयर बढ़ गया, तो ये निगेटिव वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, NH2 ये कैसे बना होगा? अमोनिया, NH3, तो यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन है तो 2 ऐसा कर दो, और 1 हाइड्रोजन ऐसे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे एक बॉन्ड को अपनी तरफ कोई खींचता है, उस पर निगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सब आपका बना हुआ है। यहाँ पर देख लो ध्यान से, RNH, दरअसल ऐसे है RNH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, वो जो हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये है 1 डिग्री अमाइन से बना हुआ है। ये 2 डिग्री अमाइन से बना है, Cn-, SH-, और ये आपका CH3-। कार्बोएनाइन इसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे GOC में 11th क्लास में, कार्बोएनाइन। तो ये सब निगेटिव है, और निगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? कि पॉजिटिव चार्ज के पास जाए। तो देखो निगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव के पास जाएगा, इसको अच्छे तरीके से नोट करो। देखो ध्यान से, दूसरा जो टाइप है न्यूक्लियोफाइल का, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कंटेनिंग लोन पेयर। पहला क्या था? निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज दिख रहा था, निगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर था, सब में लोन पेयर था उसमें, देख लो। अब निगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, फिर भी लोन पेयर दिखेगा, तो लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जिसे देखो H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ है 2 हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना? 4, 4 से 2 लोन पेयर बन गया। तो बता, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, खटाक से पॉजिटिव को देखेंगे, सटाक से चले जाएंगे। जैसे पॉजिटिव के पास जाएंगे तो इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये लव कर रहा है किससे? पॉजिटिव वाले से। H2S, इसके पास भी देखो लोन पेयर है। ये देखो अल्कोहल, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, चाहे C2H5 भी हो सकता है। और ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो ऐसे देख लो कि जो आपका निगेटिव वाला था, जैसे यहाँ पर देखो ये OH, तो जो निगेटिव वाले में अगर तुम H जोड़ दो, H अगर जैसे निगेटिव वाले में जोड़ दोगे तो न्यूट्रल वाला आ जाएगा, लेकिन लोन पेयर यहाँ पर भी रहेगा और वहाँ पर भी। जैसे वहाँ पर H जोड़ दो तो H2O हो जाएगा, देखो। तो जो निगेटिव वाला है मैं उसमें H+ जोड़ दो, क्या जोड़ दो? H+। जैसे OR है तो इसमें H+ जोड़ दो तो OHR, देखो OHR ये आ गया। NH2 में H+ जोड़ो तो NH3 आ जाएगा, देखो ये NH3 आ गया। इसमें H+ जोड़ दो तो RNH2 आ जाएगा, देखो RNH2 1 डिग्री अमाइन है, ये अमोनिया है, देखो सब पे लोन पेयर है। इसमें H जोड़ दो तो R2NH 2 डिग्री अमाइन है। इसमें छोड़ दो, इसको ऐसे रहने दो, R3N, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, देखो लोन पेयर है। तो जहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, तब भी न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर। और जहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो भी न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा? निगेटिव चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। अब जरा देखो ध्यान से, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड, इसमें क्या था? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड होगा। जैसे देख लो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड,
ये तुम्हारा बेंजीन हो गया। बेंजीन में बताओ ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? पाई बॉन्ड्स के मतलब होते हैं, एक देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा। तो पाई बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर बॉन्ड होता है और सिग्मा मजबूत। ये सिग्मा मजबूत है और ये पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तब भी कमज़ोर इलेक्ट्रॉन इसके पास है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखेगा तो इसके मुंह में पानी आ जाएगा और ये पॉजिटिव के पास चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल के यहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव जिसे देखेंगे पॉजिटिव के पास तुरंत चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि सिग्मा मजबूत होता है। इसमें 2 पाई है और 1 सिग्मा है। तो जिसमें पाई बॉन्ड दिखेंगे, पाई बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, तो वो आसानी से पॉजिटिव के पास चले जाएंगे। यहाँ पर देखो ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई बॉन्ड है, आसानी से चले जाएंगे। तो ये जो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। ये तीनों, ये है न्यूट्रल कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो अच्छे तरीके से देख लेना, 3 ही टाइप में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे स्पेसीज होते हैं जो पॉजिटिव के पास जाएंगे, खुद इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, रिच हो, ताकि उस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स दे दें, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे एक बात समझो, ध्यान से देखो। ये मैं लिख रहा हूँ CH3O-, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। बताओ यहाँ पर आपके लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बॉन्ड बनाने 5 में 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, बचा 1। तो 1 यहाँ पर है, 1 है यहाँ पर, और 1 निगेटिव जो आ गया है, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। निगेटिव आने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे निगेटिव हो उसके नीचे तुम 1 लोन पेयर दिखा दो। तो 6 में से 1 यहाँ पर चला गया, 5 बच गया, तो 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, बचा 3 में से 2 यहाँ पर बचा 1। तो 1 यहाँ पर लिख दो और 1 नेगेटिव आ गया, तो उसके बदले में 1 यहाँ पर लिख दो। तो बता, इसके पास लोन पेयर बहुत सारे हैं, 3 लोन पेयर हैं। अब सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, किसको डोनेट करें? तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें किसको? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को क्या करें? डोनेट करें। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भूखा, मतलब जनरली क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला ही होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब सुनो, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से एकदम देखना, जिसको ये देता है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल किसको इलेक्ट्रॉन देगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को। और इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, बहुत डिटेल्स हम बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो यहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस फाइल, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आपके आएंगे जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा और दूसरा उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल होगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पढ़ाया जाता है। लेकिन सुनो, एक और चीज़ तुम पढ़े होगे कि जब ये लोन पेयर, यही लोन पेयर अगर हम H+ को दे दें, किसको दे दें? H+ को। अगर लोन पेयर अगर हम H+ को दे दें, तब ये कहला जाएगा लेविस बेस। क्या कहलाएगा? लेविस बेस। और ये आपका H+ तो सबको पता है कि एसिड होता है H+, ठीक है। तो अब तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। और सर लेविस बेस भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, किसको? H+ को। और H+ का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान से एकदम देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए ज़रूर
कमेंट्स जरूर तुम करना कि तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। कमेंट एकदम करना है तुमको कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ज़रा देखना ध्यान से यहाँ पर। तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो H+ को भी दे सकता है और ये आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को भी दे सकता है। तो सर ये एक मरतबा लेविस बेस भी हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, ये क्या चक्कर है, थोड़ा समझाइए इसको। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई स्पेसीज के पास लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट E+ को, तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। और अगर यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H+ को दे रहा है, मतलब H+ के अलावा किसी को मिलेगा तो इधर चला जाएगा, और अगर H+ को दे देगा तब ये बेस कहलाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर कोई स्पेसीज है इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, उसको दे रहा है कि जो H+ नहीं है, तो जो देने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा और लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और अगर वही स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को दे रहा है सामने, वो भी सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन H+ है, तो देने वाला बेस कहलाएगा और लेने वाला एसिड कहलाएगा। तो इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन है जनरली अगर सही मानों में रिएक्शंस को डिवाइड किया जाए तो रिएक्शंस तो दो ही टाइप के हैं, एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन और एक बेस और एसिड रिएक्शन, मतलब एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और सामने वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब H+ नहीं है, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है सामने और सामने H+ है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है H+ को, तो ये बेस वो एसिड। तो इसीलिए रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल या बेस एसिड रिएक्शन, दो ही मानों में तो रिएक्शन को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, तो ये न्यूक्लियोफाइल और वो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है H+ को, तो ये लेविस बेस और वो एसिड। तो रिएक्शन सही मानों में दो ही टाइप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, एसिड बेस रिएक्शन और नहीं तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। बात आ गई समझ में? तो यही चीज़ ध्यान रखना, तुमसे कोई कन्फ्यूज इसमें कर सकता है कि ये बेस भी इसको बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल ही बोल सकते हैं, ज़रा बताओ कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो बोल देना अगर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब H+ के अलावा, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर यही H+ को दे देगा तो ये बेस हो जाएगा। और सुनना, बेस, तो ये बेस एक मरतबा अगर H+ को जा रहा है तो ये बेस है, तो बेस के पास होता है बेसिक नेचर। क्या होता है? बेसिक नेचर। और न्यूक्लियोफाइल के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर। न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी ज़रा ध्यान से एकदम समझ लो। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है और किसी भी बेस के पास बेसिक नेचर होता है। अब ज़रा देखें ध्यान से, जो बात हम बोले हैं इसको ज़रा देख लो। बेस के पास अपना एक होता है बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल के पास अपना एक नेचर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब ज़रा देखो, बेस क्या होता है? तो जो H+ को एक्सेप्ट करे, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स देगा तो H+ आ जाएगा, उसको बेस बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को, जो H+ नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ज़रा देखना ध्यान से, किसी भी बेस का बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है। ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं ये तो मैं पहले लिख के बता चुका हूँ, देख लो। ये आपका स्पेसीज है, अगर H+ को, ये आपका H+ को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि H+ के पास ऑक्टेट पूरा, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डुएट पूरा कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डुएट पूरा कर लेगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CH3OH। ऐसे भी देखो, माइनस है और ये प्लस है, आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला स्पेसीज क्या कहला जाएगा? बेस कहला जाएगा, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो और बेस के पास अपना टेंडेंसी होता है बेसिक नेचर। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो जाए, H+, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं उस बेस का बेसिक नेचर। किसी बेस का बेसिक नेचर का मतलब कि वो बेस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी टेंडेंसी को मतलब H+ को एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बेस का बेसिक नेचर। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर वही सेम स्पेसिस, और अगर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये लोन पेयर, देखो ये CH3 के साथ Cl अटैच है, तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि Cl खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस। तो ये प्लस को देखते ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। और तुम जानते ही हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, प्लस वाले को। तो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पर H+ नहीं है, कोई दूसरा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, और ये बेस और एसिड रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, जैसे ही देगा तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो बता, इस कार्बन के पास से जब ये पीछे से बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना जी, एक ये और 3 हाइड्रोजन से और एक पीछे से, तो 5 बॉन्ड। लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो मजबूरी में क्या होगा, Cl निकल जाएगा, बाहर भाग जाएगा, क्योंकि ऐसे भी C इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है Cl। तो ये लोन पेयर इसको देगा C को, तो Cl निकल जाएगा। तो देखो ये CH3O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 से, तो CH3O CH3 बॉन्ड बन गया और Cl फुर्र से बाहर निकल गया। ये सब आगे सिखाएंगे, सब यही तो सीखना है रिएक्शन में। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर दे, तो ये दे रहा है इसको। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इसका मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनी एटम अपार्ट फ्रॉम H+ बस नहीं होना चाहिए। अगर H+ को दे देगा तो फिर तो ये बेस बन जाएगा ना जी। अब H+ के अलावा देखो कार्बन है, तो फिर अब ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है किस, सामने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जो H+ नहीं है, कोई दूसरा है, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल और लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, और इसी टेंडेंसी को, देने के टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ठीक है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनी एटम अपार्ट फ्रॉम H+, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ठीक है, और जब लोन पेयर देगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। देखो ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो देखो O और C के बीच में, O और C के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा फिर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज एनी एटम अपार्ट फ्रॉम H+ एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जरा देखो ध्यान से, जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिएबल। क्या होगा, रिवर्सिएबल। और न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा लोन पर, इसको देगा, तो ये रिएक्शन होता है इरिवर्सिएबल। एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, तुम खुद देखो ना, इसमें लोन पेयर इस अटैक कर रहा है C+ पर, और इसमें क्या हो रहा है, ये H+ को एब्जॉर्ब कर रहा है, H+ को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सिएबल होता है और ये इरिवर्सिएबल। तो न्यूक्लियोफाइल वाला जो रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिएबल, और बेस वाला जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिएबल होता है। अब सुनो, रिवर्स, इसको पहले इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले इसको देख लो। अगर इरिवर्सिएबल है तो इरिवर्सिएबल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो, मतलब ये रिएक्शन इधर जा रहा है, फॉरवर्ड इधर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड। इरिवर्सिएबल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो देखो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि जिधर ये जा रहा है तो फिर ये वापस लौट के आने वाला नहीं है, तो उधर ही जाने पर ही ध्यान रखेगा। जो एक तरफ जाने पर ध्यान रखता है तो उसी को बोलते हैं रेट कंट्रोल्ड। क्या बोलते हैं, रेट कंट्रोल। ठीक है, मान लेते तुम एक जगह जा रहे हो, एकदम जाने पर ध्यान रख रहे हो, तो एकदम तुम अपने बाइक चला रहे हो, एकदम सामने देख रहे हो, तो स्पीड पर ही ध्यान रखोगे ना जी, पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे। ठीक है, एकदम आगे निकलते जाओगे, तुमको पीछे से मतलब ही नहीं है, तुमको एक डायरेक्शन में चलना है, पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है।
तुमको इरिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेट कंट्रोल्ड स्पीड कंट्रोल, ठीक है। और जो रेट कंट्रोल्ड होता है उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। काइनेटिकली का मतलब होता है जहाँ पर रेट की बात होती है, स्पीड की बात होती है, वहाँ पे एक वर्ड काइनेटिक आता है। जैसे तुम पढ़े हो 11th क्लास में फिजिक्स में काइनामेटिक्स, उसमें स्पीड के बारे में पढ़ना होता है, चैप्टर का नाम काइनामेटिक्स है। वैसे यहाँ पर रेट कंट्रोल है और काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब ये सिंबल होता है, ये रिवर्सिबल का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है? इरिवर्सिबल, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड, इधर फॉरवर्ड हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, जब वापस आएगा तो बैकवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन दोनों है, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, तो फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। और जो रिवर्सिबल होता है वो स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है। जिसे देख लो तुम एक तरफ चल रहे हो तो आगे भी देख रहे हो पीछे भी देख रहे हो, आगे भी देख रहे हो पीछे भी देख रहे हो। अब इसका मतलब कि एक दूसरा आदमी तुमको देख रहा है कि भाई आगे जा रहा है, आगे भी देख रहा है पीछे भी देख रहा है। इसका मतलब कि देखने वाला ज़रूर समझ जाएगा कि देख रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको कन्फ्यूजन में है कि हम कहाँ जाएँ, आगे जाएँ कि पीछे जाएँ, तो उधर ही जाएगा कि जहाँ पे उसको जाने में सुकून मिले, ठीक है ना। तो जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो नेट किधर जाएगा, तो उधर ही जाएगा जहाँ पे जाने से उसको फ़ायदा हो, मतलब स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या हो। तो दुनिया के जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या है? स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्योंकि इसके पास दोनों रूप है, आगे भी जाने का पीछे भी जाने का, तो नेट उधर ही जाएगा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिले। लेकिन इसमें क्या है, एक ही तरफ जा रहा है, एक ही दम, तो अब फिर इसमें स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी, इसमें रेट की बात होगी, कितने स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है। दुनिया का कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो रेट कंट्रोल होगा। और जब केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। तो अगर तुमसे कोई पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, मतलब बेसिक नेचर में और न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले में क्या फ़र्क है, तो बोलना सबसे पहला लोन पेयर देगा किसको? H+ को, और H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने तरफ, तो ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देगा लेकिन H+ के अलावा, तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल, लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद से ये बेस वाला जो होता है रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। जो दुनिया का रिवर्सिबल रिएक्शन है कोई सा भी, वो स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है, ये रेट कंट्रोल। इसके पास थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टी होगा, इसके पास काइनेटिकली प्रॉपर्टी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसको अच्छे से थोड़ा 1-2 मरतबा जरूर सुन लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना। ये सब चीज़ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर तुमको समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि सर आ गया है समझ में, ठीक है। ओके, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिसिटी बताने के बाद अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा देखो ध्यान से, इसको नोट करना है। इधर बेस वाले में मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं न्यूक्लियोफाइल वाले में लिखूँगा। ये देखो B1 मान लेते हैं, इस पर चार्ज निगेटिव है, तो निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल तब होगा कि जब इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H+। तो ये ज़रा बताओ, जैसे हम H+ यहाँ पर लिखेंगे तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा H+ को, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, अब ये बेस कहलाएगा। और ये रिएक्शन किस पे हो जाता है जी? इक्विलिब्रियम पे जाता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन किस पे? रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? B1H बनाएगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा। बेस किसको बोलते हैं? बेस का अपना बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर किसको बोलते हैं? कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+, उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर, ठीक है। अब मैं एक और बेस लेता हूँ B2-, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके तरफ? H+ के तरफ। तो इसी डोनेट करने के टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर। और ये रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। तो ये क्या हो गया? B2H बनाया। तो इसके पास भी बेसिक नेचर है और इसके पास भी बेसिक नेचर है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, B1 इज़ बेटर बेस देन B2, मतलब B1 क्या है? B2 से अच्छा बेस है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, वही B1 इधर लेकर हम आ जाते हैं, तो अगर ये सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं A+ है, यहाँ पर A+ मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल है,
अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो B1A हो जाएगा। और अगर B2 ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जो H+ ना हो, तो ये जो डोनेट करने वाला होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके पास अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, तो ये बनाएगा B2A। तो इधर B1 जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन B2। अब ध्यान से एकदम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। B1 इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, तो देने वाला क्या है? बेस, इसके पास बेसिक नेचर हो गया। B2 भी इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, तो ये इसके पास भी बेसिक नेचर है। तो बढ़िया बेस ये आपका B1 है, मान लिया गया है कि B1 इज बेटर बेस देन B2। B1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट A+ को जो H+ नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देने का टेंडेंसी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है, तो B1 बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन B2। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये H+ को दे रहा है, तो ये बेसिक नेचर, और ये आपका H+ के अलावा दे रहा है, H+ के अलावा को दे रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या दोनों बात सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है और ये रिवर्सिबल होता है। तो काम तो दोनों का एक ही है कि इलेक्ट्रॉन देना। ये H+ के अलावा को दे रहा है, ये H+ को दे रहा है, लेकिन रीडिंग मतलब रीड करने में फ़र्क आएगा। देखना कैसे। ये आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है? रेट कंट्रोल होता है। क्या होता है? रेट कंट्रोल। ये आपका जो होता है रेट कंट्रोल्ड होता है, रेट कंट्रोल, ठीक है, रेट कंट्रोल। और ये क्या होता है आपका? स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब इसी पे समझ में आ जाएगा, स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब ध्यान से देखना, B1 बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो B1 है बहुत तेज़ी से अटैक करेगा किस पे? A+ के पास। मतलब B1 काफ़ी जल्दी A+ के पास जाएगा B2 के कंपेयर में। तो कोई दो न्यूक्लियोफाइल है और कहा गया कि ये एक न्यूक्लियोफाइल और बगल में एक न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये थोड़ा सा पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि वो जल्दी अटैक करेगा, जल्दी दौड़ते हुए जाएगा, क्योंकि रेट का मतलब होता है स्पीड, तो जल्दी दौड़ेगा। मतलब B1 B2 से अच्छा है, इसका मतलब B1 जल्दी से दौड़कर इस पे A+ पर अटैक कर लिया और B2 थोड़ा स्लो दौड़ा A+ पर अटैक करने के लिए, ठीक है ना। तो B1 बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे? B2 से। आगे बात समझ में? तो इसलिए B1 को रीड करेंगे, ये जल्दी अटैक करेगा A+ पर, और ये B2 थोड़ा सा कम अटैक करेगा A+ पर, कम नहीं मतलब स्लो अटैक करेगा A+ पर। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का मतलब फास्ट अटैक और पुअर न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि स्लो अटैक। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि जब भी दो न्यूक्लियोफाइल दे दे और आपस में कंपेयर करना पड़े कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है, तो तुम बोलना कौन जल्दी अटैक कर रहा है, हाउ फास्ट अटैक। मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या बताता है? हाउ फास्ट अटैक, हाउ फास्ट अटैक, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो B1 बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे? B2 से। तो हम बोलेंगे कि B1 जो है फास्ट अटैक कर रहा है, फास्ट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर फास्ट अटैक कर रहा है, और B2 क्या हो रहा है? स्लो अटैक कर रहा है, स्लो अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये बात याद रखना। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब जब दो न्यूक्लियोफाइल में आपस में कंपेयर करना पड़े तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जल्दी से अटैक करे, जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्लो अटैक करे। लेकिन यहाँ पर देखो B1 अच्छा बेस है किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपेयर में? B2 के कंपेयर में B1 अच्छा बेस है। तो यहाँ पर फास्ट अटैक की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो रेट कंट्रोल था तो स्पीड की बात थी, तो फास्ट और स्लो की बात हम कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल, रिएक्शन इधर भी जा रहा है और रिएक्शन इधर भी आ रहा है, ठीक है।
तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, B1 इज बेटर बेस देन B2। ये स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोसेस होता है, तो मतलब ये जो रिएक्शन स्टेबिलिटी कंट्रोल है, तो B1 इज बेटर बेस देन B2। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखना ध्यान से। कोई बेस सबसे अच्छा तब कहलाता है कि वो बेस H+ को एब्जॉर्ब करे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, मतलब इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे, फॉरवर्ड का स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम किस में चला गया, इक्विलिब्रियम पर। और याद रखना, कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ समय के बाद जरूर इक्विलिब्रियम पर आएगा, जरूर इक्विलिब्रियम पर आएगा, ठीक है ना। मतलब इधर भी जा रहा है, उधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि इधर का स्पीड और इधर का स्पीड एक ऐसा समय आएगा कि बराबर हो जाएगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड क्या हो जाए, सेम। तो B1 इज़ बेटर बेस देन B2 का मतलब कि ये B1 अच्छा बेस है। इसका मतलब कि B1 वाला जो रिएक्शन है, ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा कंप्लीट होगा। अब B2 रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम पर कम कंप्लीट होगा। जैसे मान लेते हैं ये B1 अच्छा बेस है, इसका मतलब कि ये 70% कंप्लीट होगा, मान लेते हैं। तो फिर B2 अच्छा बेस नहीं है, इसका मतलब कि 70 से कम कंप्लीट होगा, मतलब 40% मान लेते हैं, 40% कंप्लीट होगा। कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब। अब देखो 70% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो था पहले 100 था और 70% कंप्लीट हो गया, मतलब 70 कहाँ चला गया, प्रोडक्ट, अब बच गया 30। तो जो जितना ज़्यादा कंप्लीट होता है उतना प्रोडक्ट बनता है, उतना कम रिएक्टेंट बचेगा। ये 40% कंप्लीट हुआ ये वाला, इसका मतलब कि पहले 100 था और 40% कंप्लीट का मतलब कि 40 चला गया, इधर बचा कितना, 60। तो जब दो बेस दिया जाए तो दोनों के पास बेसिक नेचर है, तो अच्छा बेसिक नेचर किसके पास होगा, जो बेस H+ पर अटैक करे तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो जो बेस अच्छा बेस होगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को ज़्यादा कंप्लीट करेगा, ज़्यादा कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अच्छा बेस का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन को ज़्यादा कंप्लीट करे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है B1 इज़ बेटर बेस देन B2, मतलब B1 जो है जब रिएक्शन करेगा H+ के साथ, तो ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा उस वक्त इस रिएक्शन में, B1 वाले रिएक्शन में ज़्यादा कंप्लीट हुआ होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बना होगा। और B2 पुअर बेस है, तो इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो ये रिएक्शन कम कंप्लीट हुआ होगा, मतलब कम प्रोडक्ट बना होगा। तो ये 70% कंप्लीट है, ये 40% कंप्लीट है, मतलब इसमें 70% कंप्लीट होने का मतलब समझ लो कि पहले रिएक्टेंट 100 है, अब 70 प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना, 30, तो मतलब 70 बन गया, तो ज़्यादा कंप्लीट हुआ है और इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये 40% कंप्लीट हुआ है, मतलब पहले 100 था, अब 60 चला गया, 40 इधर बच गया, ठीक है ना। और उसके बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रुका हुआ है, ठीक है। तो दो बेस कंपेयर करने के देगा, तो सबसे अच्छा बेस वो होता है जो रिएक्शन करेगा H+ के साथ, और जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा इसका मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्शन को कंप्लीट किया होगा। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर जो जल्दी अटैक करेगा, आप बोल रहे हैं कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है कि जो जल्दी अटैक करे, तो इसका मतलब है सर जो जल्दी अटैक कर लेगा तो रिएक्शन को भी ज़्यादा कंप्लीट कर देगा। जल्दी जो अटैक करेगा तुरंत रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, तुरंत काम कंप्लीट कर देगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अच्छा बेस भी कहलाएगा, ठीक है ना। नहीं, ऐसा बात मत बोलना। B1 बेटर न्यूक्लियोफाइल है किससे, B2 से। तो इसको देख के ये मत बोल देना कि B1 जब बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो B1 बेटर बेस हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों में फ़र्क है। ये कितना स्पीड में अटैक कर रहा है, तो B1 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो मतलब B1 ज़्यादा स्पीड में अटैक किया है A+ पर, अब B2 स्लो अटैक किया है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर जो ज़्यादा अटैक करेगा इसका मतलब कि ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट करेगा, जब ज़्यादा कंप्लीट करेगा इसका मतलब कि वो अच्छा बेस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सर B1 अच्छा बेस भी हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है लेकिन बेस भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिस
जल्दी अटैक करे, फास्ट अटैक करे तो रिएक्शन भी ज़्यादा कंप्लीट कर दे, ऐसा बात नहीं है। दो, इसको सुन लो ध्यान से। दो आदमी हैं, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, दोनों काम करने का, दोनों फास्ट काम करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों आदमी एकदम फास्ट गया काम करने के लिए, एक ही है, दोनों को हम अलग अलग वही काम दे दिए हैं कि तुम ये वही काम यहाँ अलग करो और वही काम तुम यहाँ अलग करो, दोनों साथ में गए। तो एक गया एकदम फास्ट काम करने लगा, जल्दी काम कर दिया, दूसरा भी एकदम तुरंत फास्ट गया, लेकिन जाने के बाद से जैसे काम करने स्टार्ट किया तो कन्फ्यूज कर गया, अरे हम तो उनसे पूछे ही नहीं थे कि काम कैसे शुरू करना है। वो कन्फ्यूज कर गया, फास्ट गया, कन्फ्यूज किया और स्लो काम स्टार्ट हो गया, स्लो वहाँ पे काम स्लो होगा। और एक फास्ट गया और उसका माइंड तेज़ था, काम फास्ट किया। इसका मतलब कि जो फास्ट जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि काम को जल्दी कंप्लीट करे, हो सकता है कि काम भी कम कंप्लीट हो, ठीक है। तो B1 इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन B2, मतलब B1 फास्ट अटैक करेगा A+ पर। इसका मतलब ये नहीं कि B1 ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट कर देगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल में क्या बोलना कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो फास्ट अटैक करेगा, और जो अच्छा बेस है तो अटैक के बाद यहाँ पर मत बोलना, वो बोलना कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को ज़्यादा कंप्लीट किया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो और इसी बात को हम अच्छे तरीके से लिख देते। अब जरा देखना ध्यान से, तो बेस वाले में बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, दो बेस के लिए बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। हाउ मच द रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अचीव्ड, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो जो बेस ज़्यादा कंप्लीट करेगा तो वो अच्छा बेस कहलाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या डिसाइड होगा, बेसिक नेचर डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा, बेसिक नेचर। और एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर, वो कैसे डिसाइड होगा, जब दो न्यूक्लियोफाइल देगा तो कैसे न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिसाइड करोगे, तो हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज डिसाइड्स द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर में क्या बोलेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक करता है, और इसमें क्या बोलेंगे कौन सा बेस अच्छा बेस है, कौन सा बेस अच्छा बेस है, तो वो बेस अच्छा बेस होगा जो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को ज़्यादा कंप्लीट किया होगा। जैसे B1 अच्छा बेस है B2 से, तो हम क्या बोलेंगे, B1 मोर कंप्लीट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा कंप्लीट किया है, और ये लेस कंप्लीट रिएक्शन किस पे, एट इक्विलिब्रियम पर। ये हो गया बेसिक नेचर का मतलब, ऐसे हम डिसाइड करेंगे। और यही B1 B2 यहीं पर आ जाए, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल को और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है H+ को। तो अब यहाँ पे जब H+ के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो अब यहाँ पर बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब बोलेंगे B1 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है किससे, B2 से। इसका मतलब ये फास्ट अटैक कर रहा है, फास्ट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या, स्लो अटैक कर रहा है ऑन इलेक्ट्रोफाइल पर। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर सेम हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये फास्ट और स्लो की बात करता है और रिएक्शन कंप्लीट होने की ये बात करता है, ठीक है। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता हूँ, बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ये दो देखो दिया हुआ कंपाउंड, बताओ नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा और बेस भी हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, अब बेस कब होगा, ये दोनों जब H+ को देगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर एकदम ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल दोनों है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या बोलता है कि हाउ फास्ट अटैक, कौन जल्दी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, जो जल्दी अटैक करेगा वो अच्छा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जो फास्ट अटैक करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा।
तुम बताओ, ये देखने में थोड़ा हल्का है, ये देखने में थोड़ा सा भारी है, ठीक है ना, ये बल्कि मॉलिक्यूल है और ये हल्का मॉलिक्यूल है। बताओ कौन जल्दी दौड़ेगा? जल्दी ये नहीं दौड़ेगा, ये स्लो दौड़ेगा, और ये फास्ट दौड़ेगा, हल्का है, ठीक है। तो हल्का आदमी फास्ट दौड़ेगा, और जो जितना फास्ट दौड़ता है उतना जल्दी अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर सबसे ज़्यादा पहला का है, पहला का ज़्यादा है और दूसरा का कम है। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखना है तो यही बोलना हाउ फास्ट अटैक, कौन जल्दी अटैक करेगा। अब बेसिक नेचर भी देखते हैं, क्योंकि ये बेस भी कहला जाएगा। क्यों बेस कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर भी है यहाँ पर, तो H+ को दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो बेसिक नेचर इसके पास हो जाएगा, H+ को देगा तो। लेकिन बेसिक नेचर देखने में आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम पर कौन इसमें, ये दोनों बेस में से कौन सा बेस ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीट करेगा इक्विलिब्रियम पर, वो देखना है। तो अब उसको देखने के लिए फिर देखना कि जिसके ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा अटैक करेगा H+ पर। जितना ज़्यादा अटैक करेगा H+ पर उतना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा कंप्लीट होगा रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं कि किस में मतलब जो यही ना अटैक करेगा जी, O- अटैक करेगा, और यहाँ पर भी O- अटैक करेगा H+ पर, यहाँ पर H+ पर। तो कौन ज़्यादा अटैक करेगा? तो ज़्यादा अटैक करने के जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अगर ये निगेटिव ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अटैक करेगा, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट करेगा। और ये अगर निगेटिव कम है तो ये कम अटैक करेगा H+ पर, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन कंप्लीट कम होगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, तो सर निगेटिव चार्ज तो सेम ही है सर, कहाँ ज़्यादा कम की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम बोलेंगे बाबू नहीं, देखो ये CH3 प्लस I इफेक्ट लगाएगा, प्लस I ग्रुप है, प्लस I ग्रुप GOC में हम पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में, प्लस I ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को, ये इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे बॉन्ड को धक्का देगा, ऐसे दाबेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। ये भी धक्का देगा तो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, ये भी धक्का देगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर इसको इधर धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, तो बता इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर CH3 यहाँ पर 3 आदमी धक्का दे रहा है, यहाँ पर 2 आदमी धक्का दे रहा है, ये भी प्लस I, ये भी प्लस I। तो ज़्यादा धक्का कौन दे रहा है? इसमें ज़्यादा धक्का दे रहा है। तो ज़्यादा धक्का इसमें दे रहा है तो निगेटिव चार्ज के डेंसिटी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में कम रहेगा, क्योंकि 2 आदमी धक्का दे रहा है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा अटैक करेगा H+ पर। जब H+ पर ज़्यादा अटैक करेगा तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट ये करेगा, और ये रिएक्शन कम कंप्लीट करेगा। तो इसलिए बेसिक नेचर दूसरा का ज़्यादा होगा, पहला का कम होगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, सेम नहीं है। सेम आएगा आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन देखो अभी कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो अपोजिट है, और अपोजिट होता ही है। वो सेम अचानक कहीं आ जाएगा, बाई चांस आ जाएगा, कोई कोइंसिडेंस हो जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर में देखना कि कौन फास्ट अटैक करेगा, तो ये हल्का है तो ये जल्दी अटैक कर लेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं देखना होता है, फास्ट कौन दौड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक में। अब बेसिक में देखना है कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा H+ को, तो ये देगा तो वो बेसिक नेचर हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक ही कंपाउंड बेस बन रहा है और एक ही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तब बनेगा जब फाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, ये बेस तब बनेगा जब H+ को देगा। और दोनों में कंपेयर मैं करा चुका हूँ, इसको ज़रूर अच्छे से देख लेना, बार बार रिवीजन करना। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आऊँगा तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर बहुत सारा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर में कंपेयर कराऊंगा। बहुत सारा मैं न्यूक्लियोफाइल दूंगा, 3-4 दे दूंगा, उसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है तो कंपेयर वो कराऊंगा मैं। बहुत सारा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चंस के साथ, रिवीजन जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।